तो गाइज आज की इस वाली वीडियो में हम लोग सोलो लेवलिंग के सीज़न 4 के एपिसोड 5 को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले कुछ अनाउंसमेंट है जो कि मेरे को तुम सभी को बतानी है। तो गाइज आज की वाली वीडियो है वो एक स्पेशल वीडियो है जो कि मैं काफ़ी ज़्यादा मेहनत से बना रहा हूँ, और तुम लोग इसे 50 के स्पेशल वीडियो भी समझ सकते हो, क्योंकि और समय हम लोग केवल एक ही एपिसोड डाला करते थे सोलो लेवलिंग का, लेकिन आज हम लोग 2 एपिसोड डाल ले जिससे हम लोग तुम्हें और ज़्यादा एंटरटेन कर सके। और गाइज दूसरी चीज़ यह है कि तुम सभी लोगों का दिल से शुक्रिया, क्योंकि हमारी 50 के की फैमिली कंप्लीट हो चुकी है और मैंने सोचा नहीं था कि तुम सभी लोग हमें इस लेवल पे सपोर्ट दिखाओगे, और जो तुम्हारा सपोर्ट था ना वो मेरे लिए अनएक्सपेक्टेड था। और गाइस देखो, जो सोलो लेवलिंग की मानवा है वो काफ़ी जल्दी ख़त्म होने वाली है, और अब जो नए एनिमेज आने वाले हैं उनको हम लोग कवर करेंगे, और हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि तुम लोग इस लेवल का सपोर्ट हमें बनाए रखोगे। जैसे हम लोग अप्रैल में विंड ब्रेकर और भी जो एनिमे जो आने वाले हैं उसको कवर करेंगे, लेकिन इससे पहले ऑब्वियस सी चीज़ है कि हम लोग सोलो लेवलिंग को ख़त्म कर देंगे, उसकी मानवा कंप्लीट कर देंगे। और दूसरी अनाउंसमेंट ये है कि जो हम लोग सोलो लेवलिंग रैग्नारॉक की सीरीज सेकंड चैनल पर शिफ्ट करे थे और उस पर हम लोग ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाए थे, तो अब इस सीरीज को हम लोग अपने फर्स्ट चैनल पे कवर करने वाले। और जो सेकंड चैनल पर ब्लू लॉक की सीरीज चल रही थी वो सेकंड चैनल पर ही चलेगी, और उस पर भी हम लोग काम करेंगे, और तुम्हें एक्टिवली ब्लू लॉक की वीडियोस हमारे सेकंड चैनल में देखने को मिल जाएगी। और अभी हम लोग इसलिए नहीं बना पा रहे, टाइम नहीं दे पा रहे, बिकॉज अभी हम लोग सेटअप वगैरह बना रहे हैं, एंड दैट्स वाई तुम्हें रेगुलर बेस पर वीडियो देखने को नहीं मिल रही है। और आखिरी चीज ये है कि अगर तुम सभी लोगों को हमारा फेस रिवील चाहिए तो तुम लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। शायद 1-1.5 महीने के अंदर हम लोग अपना फेस रिवील करें, अगर आपका सपोर्ट आया तो। और आखिर में मैं यही बोलूँगा कि तुम सभी लोगों का तहे दिल से शुक्रिया। मैंने सोचा था कि हमारे 50 के सब्सक्राइबर्स होंगे, बट इतनी जल्दी होंगे मैंने ये एक्सपेक्ट नहीं करा था। और अभी हमारा 50 के सब्सक्राइबर्स हो गया है, और हम लोग अब नए नए कंटेंट भी ट्राई करेंगे, लाइक नए नए एनिमेज हो गए, थ्योरी वीडियोज़ हो गई, मसाला वाली वीडियोज़ होगी, हर टाइप की। और वैसे हम लोगों ने ये काम शुरू कर दिया, जैसे कि नए अलग अलग फाइट्स को कवर करना, न्यू एनिमेस को कवर करना। हाँ, और एक और बात, अब से जो सेकंड चैनल होगा उसके अंदर हम लोग नई सीरीज भी कवर करेंगे, जैसे कि वैगाबॉन्ड हो गया, बजर्क हो गया, विंगलैंड सागा, ऐसे एनिमेस को। क्योंकि जिस पर्पस के लिए हमने उस चैनल को बनाया था वो पर्पस भी अब पूरा होने वाला है, और यही था आज का अनाउंसमेंट। तो अब वीडियो को शुरू करते हैं। प्रीवियस एपिसोड की आखिर में हम लोगों ने एसबॉर्न को देखा था, तो अब आगे अगले एपिसोड की शुरुआत में हम लोग देखते हैं कि एसबॉर्न जिन्हों को बोलता है तुम इस दुनिया में हमेशा रह सकते हो अगर तुम चाहो तो, और ये ऐसे ही होगा जैसे कि तुम एक अच्छे सपने में हो जहाँ पर तुम कभी नहीं जागने वाले। और फिर जिन्वो से जवाब देता है तुम चाहते हो कि मैं इस ट्रैप के अंदर रहूं जो इल्यूजन तुमने क्रिएट किया है। और तभी एसबॉर्न उसे बोलता है नहीं, मैं इस दुनिया का क्रिएटर नहीं हूँ, तुम हो। और ये बात ना जिन्वो को समझ नहीं आती है, और फिर एसबॉर्न अपने रूप को चेंज करता है, जिन्वो के पास जाता है और उसे बोलता है तुम्हारे डिजाइन ने तुम्हारी गलतियों को सही किया है, और मेरी पावर को कंबाइन करके तुमने इस दुनिया को क्रिएट किया है। दिस इज माई डोमेन, दिस इज इंटरनल स्लम्बर। और गाइस तुम लोग अब खुद देख सकते हो कि जो इंटरनल स्लम्बर है वो कैसा होता है, और मैं तुम्हें लंबे समय से देख रहा हूँ, जितना तुम सोचते हो उससे भी काफी लंबे समय से, और तुम कई बार मौत के काफी करीब जा चुके हो दूसरे के मुकाबले, लेकिन फिर भी तुमने इस चीज को डेस्परेटली रेजिस्ट किया। मैं रिकॉर्ड हूँ तुम्हारे स्ट्रगल्स का, मैं एविडेंस हूँ तुम्हारे रेजिस्टेंस का, मैं रिवॉर्ड हूँ तुम्हारे पेन का। आई एम ऑल्सो दैट इंटरनल स्लम्बर एंड टेरर। और लास्ट में एसबॉर्न उसे बोलता है कि मैं तुम हूँ, और इसके बाद वो जिन्वो का रूप ले लेता है, और फिर एक पेड़ उगाते हुए कहता है कि तुम मेरे डोमेन के अंदर जो चाहो वो कर सकते हो। और फिर वो पेड़ को एक बड़ा रूप भी दे देता है, और फिर वो जिन्वो को बोलता है कि तुम इसके अंदर कुछ भी बदल सकते हो, और ये मेरे डोमेन का पार्ट है जो कि तुम्हारा है, और तुम इनसे मेरी पावर्स को भी ऑब्जर्व कर सकते हो। और फिर एसबॉर्न एक चारों तरफ बागीचा क्रिएट कर देता है, चाहे इनका रूप लेता है, और बोलता है although this is only possible within your own domain, you have ability to create, destroy and change the world। यहाँ पर वो इस चीज को मेंशन करता है कि जो उसके पास पावर्स है ना वो ओमनीपोटेंट पावर है। और जिन्वो बोलता है तो तुम ये कह रहे हो कि हम दोनों के पास सेम पावर्स है, जो सुनकर शैडो मोनार्क हंसता है, चाहे इनके फॉर्म में, और बोलता है मैं काफ़ी लंबे समय से तुमसे मिलना चाहता था। और फिर वो अपनी ओरिजिनल फॉर्म में आता है और अपने बारे में जिन्वो को बताता है जो कि तुम पहले से जानते हो। और फिर जिन्वो बोलता है लेकिन मैं ही क्यों। और अब जो एसबॉर्न है ना वो जिन्वो को शुरुआत से अंत तक कुछ दिखाने वाला है, और उसकी शुरुआत भी यहाँ पे संग जिन्वो को वो मेंशन कर रहा है। उसके बाद हम लोग बरज़ैत में आते हैं जहाँ पर जिन्वो फ्रीज होता है, और जिन्वो को देखकर राकन बोलता है इसकी डेफिनेटली
सांसें रुक गई होंगी। और फिर हम लोग देखते हैं थॉमस को, जो कि लिनट को बोलता है मैं संग जिन्वो की प्रेजेंस को फील नहीं कर पा रहा, वो डिसअपियर हो गई है। और बाइक भी समझ जाते हैं कि जिन्वो के हारने का मतलब यही है कि अब कोई भी उन बीस्ट को नहीं रोक सकता है। और ये सब चीजें ना लिम भी दूर से देख रहा होता है और फिर वो मोनाको ऑफ रोज की तरफ अपने एरो को पॉइंट करता है, बिकॉज उसे अभी भी लगता है कि उनके पास एक चांस है, और वो सभी को ऑर्डर देता है अपने सिग्नल्स का। लेकिन जैसे मोनाको ऑफ रोज लिम की तरफ देखता है ना, तो लिम काफी घबरा जाता है। और फिर अचानक से जहाँ जिन्वो फ्रीज हुआ था ना, उसके अंदर से एक ब्लैक ऑरा निकलना शुरू हो जाता है। और हम लोग देखते हैं जिन्वो के ब्लैक हार्ट को, जो कि एक्टिवेट हो जाता है। और इस चीज को देखकर मोनाको ऑफ रोज और ड्राकन काफी घबरा जाते हैं, क्योंकि वो लोग ट्रू किंग को इस दुनिया में उतरने नहीं दे सकते फेक किंग के मरने के बाद, और इसीलिए वो किसी भी कीमत पे उसे रोकने की कोशिश कर रहे हैं। और जैसे ही दोनों मोनार्क जिन्वो की तरफ पहुंचने वाले थे ना, वैसे ही साइड से ड्राकन पे एक जोरदार किक पड़ जाता है, जिसकी वजह से वो मोनार्क ऑफ रोज से टकरा जाता है और वो दोनों मोनार्क दूर जाके गिर जाते हैं। आई मीन एक बिल्डिंग पे टकरा जाते हैं। और ये काम होता है जिन्वो के फादर का। और हम लोग यहाँ पे एक जिन्वो के फादर की बैरेस एंट्री को देखते हैं, जो कि अब जिन्वो को प्रोटेक्ट करने वाले हैं। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें एक दूसरी दुनिया के बारे में बताया जाता है, जहाँ पर पहले लाइट और डार्कनेस ही एग्जिस्ट करा करती थी। और अब हमें फाइनली सोलो लेवलिंग यूनिवर्स के गॉड के बारे में पता चलता है, जो कि एब्सोल्यूट बीइंग होते हैं, और उन्होंने लाइट से रूलर्स को क्रिएट करा और डार्कनेस से 8 मोनार्क्स को। और जो मोनार्क्स थे उनका जन्म हुआ था दुनिया को डिस्ट्रॉय करने के लिए, और जो रूलर्स थे उनका जन्म हुआ था शांति बनाए रखने के लिए। और फिर दोनों तरफ के सोल्जर्स एक दूसरे को मारते रहे और इस चीज का कभी भी अंत नहीं हुआ। और ऐसे कभी न खत्म होने वाली लड़ाई को देखकर जो रूलर्स थे वो थक जाते हैं, और फिर एक रूलर एब्सोल्यूट बीइंग के पास जाता है और उनसे मदद मांगता है, लेकिन सामने से एब्सोल्यूट बीइंग का कोई जवाब नहीं आता। और इस चीज को देखने के बाद जो फ्रेगमेंट्स ऑफ ब्रिलियंट लाइट होते हैं ना, वो समझ जाते हैं, जिन्हें रूलर्स भी कहा गया है कि जो मोनार्क्स और उनके बीच बैटल चल रही है वो कुछ नहीं बट एब्सोल्यूट बीइंग के लिए एक एंटरटेनमेंट का सोर्स है, और वो इस वॉर को खत्म नहीं करना चाहते हैं। और फिर हमें वही सेम कमांड दिखाई जाती है जो हमें डबल डंजन के अंदर दिखाई गई थी, जो होती है गॉड की पूजा करो, गॉड की प्रशंसा करो और अपनी आस्था को गॉड के सामने प्रूव करो, और जो लोग इस चीज को नहीं कर पाएंगे उनकी जान नहीं बख्शी जाएगी। इसके बाद एसबॉर्न जिन्वो को ये बोलता है कि जब तक एब्सोल्यूट बीइंग एग्जिस्ट करते थे तब तक ये वॉर कभी खत्म नहीं होने वाली थी, और इसीलिए जो फ्रेगमेंट्स ऑफ ब्रिलियंट लाइट थे उन्होंने अपनी स्वॉर्ड को उठाया इस वॉर को खत्म करने के लिए। और ये एक रिबेलियन था, आई मीन विद्रोह था। और फिर हम लोग एसबॉर्न का फॉर्मर सेल्फ देखते हैं, जो कि पहले एक रूलर था और वो इस विद्रोह के अगेंस्ट था, लेकिन तुम लोग उसकी आर्मी का खुद हाल देख सकते हो, जहाँ पर वो कुछ नहीं कर सकता, इवन उसकी हालत खराब हो रखी होती है। लेकिन अचानक से बंदे को ऐसा रियलाइज होता है कि जो एब्सोल्यूट बीइंग है उन्होंने उसके अंदर एक पावर छुपाई हुई थी, और फिर वो बोलता है अराइज, जिससे जो उसका रूप होता है ना, आई मीन बंदा एक अलग ही एंटिटी बन चुका है, और अब बंदे की एक अलग ही आर्मी होती है जिसको वो लीड करता है। लेकिन जैसे ही बंदा एब्सोल्यूट बीइंग के पास जाता है वो देखता है कि जो एब्सोल्यूट बीइंग है उनका दी एंड हो चुका है। और इसके बाद हमें काफी सारे रूलर्स दिखाए जाते हैं और हमें बताया जाता है कि गॉड को मारने के बाद, आई मीन एब्सोल्यूट बीइंग को मारने के बाद और उनकी पोजीशन को हथियाने के बाद वो लोग रूलर्स बन गए थे। और फिर उन्होंने मोनार्क्स पर अटैक लॉन्च कर दिया उस डिवाइस का यूज करके जिसके अंदर एब्सोल्यूट बीइंग की पावर्स कंटेन थी। और इस पावर्स के रिजल्ट में उन्होंने सबसे पहले लिया जो कि मोनार्क ऑफ बिगिनिंग है उसको कैप्चर किया था, जिसकी वजह से जो मोनार्क की पावर्स है वो कोलैप्स कर गई। और जब मोनार्क सिचुएशन को समझ गए थे तो मैंने इस चांस को सीज किया और उनके पास जा पहुंचा, और रूलर से लड़ने के लिए उनके पास कोई चॉइस नहीं थी और उन्होंने अपनी फोर्सेस को मेरे साथ मिला दिया। और फिर ऑब्वियसली चीज होती है, शैडो मोनार्क ने 9 मोनार्क के साथ मिलकर एक लंबी बैटल करी शैडो मोनार्क के तौर पर। इसके बाद हमें एसबॉर्न के थ्रू ये भी बताया जाता है कि जब सभी चीजें सही चल रही थी, जो किंग ऑफ बजर्क ड्रैगन है वो उसके साथ कंधे से कंधा मिला के खड़ा था, जो सभी रूलर्स और मोनार्क्स थे वो उसे डरते थे, तभी 2 मोनार्क्स ने अपनी फोर्स को मिलाया, वो भी उसे हराने के लिए। जो मोनार्क्स होते हैं जिसमें से एक मोनार्क है मोनार्क ऑफ फैंक्स और दूसरा मोनार्क है मोनार्क ऑफ वाइट फ्लेम्स। और इस फाइट के अंदर लगभग शैडो मोनार्क की आर्मी समाप्त हो गई थी, और जो उसकी एक्सेसिव पावर है वो उसके लिए बिट्रेयल लाई थी। और यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि शैडो मोनार्क ने मोनार्क ऑफ वाइट फ्लेम्स को पकड़ा हुआ है और उसका गला काट दिया है। और इसी दौरान ना जो मोनार्क ऑफ फैंक्स यानी जो राकन है वो अपने ट्रुप्स को छोड़ के वहां से भाग गया था और सारी कीमत बेरान
यानी मोनाको ऑफ व्हाइट फ्लेम्स को चुकानी पड़ी। एंड देन फिर उस जगह एंट्री हो जाती है काफी सारे रूलर्स की, जो कि एसबॉर्न यानी शैडो मोनार्क के पास पहुंच चुके हैं। लेकिन बात करने से पहले ना बंदा मोनाको ऑफ व्हाइट फ्लेम्स को अपनी शैडो के अंदर छुपा देता है। और इस पॉइंट पे ना जो सभी रूलर्स होते हैं वो शैडो मोनार्क को चारों तरफ से घेर देते हैं, लेकिन वो उस पर हमला नहीं करते। वो उसके सामने झुक जाते हैं और उससे माफी मांगते हैं। और दूसरे रूलर्स भी शैडो मोनार्क को बोलते हैं कि अभी उनके पास कोई रीजन नहीं है एक दूसरे फाइट करने का। और अभी एसबॉर्न जानता है कि वो इतने कैपेबल है कि वो उसे नथिंगनेस में भेज सकते हैं, बट वो उससे शांति चाहते हैं। और अभी बंदे को ऐसा लग रहा होता है कि ये रूलर्स का एक तरीका है अपनी रिस्पेक्ट दिखाने का, उसे अपने फेलो साथी को, जो कि पहले ब्रिलियंट लाइट्स की आर्मी को फ्रंट लाइन में लीड करा करता था। और उनकी बातें सुनकर ना एसबॉर्न उसे चिल्लाते हुए कहता है, तुम कह रहे हो तुम्हारे पास कोई रीजन नहीं है, तुमने अपनी शॉट से मेरे मास्टर को मार दिया। और फिर वो रूलर बोलता है, वो हमारे भी मास्टर थे। जो बात सुनकर ना एसबॉर्न का दिमाग खराब हो जाता है। वो अपने सामने रूलर का मुंह पकड़ता है, उसके करीब जाता है और चिल्लाते हुए कहता है, सो इसीलिए तुमने एक क्राइम किया जो कि काफी हीनियस है। और फिर रूलर उसे बोलता है, तुम अच्छे से जानते हो कि हमें कैसा फील हुआ था जब हमने उनके अगेंस्ट विद्रोह करा था। तो और अभी जो हम सभी लोग चाहते हैं वो है इस वॉर का अंत। और तभी शैडो मोनार्क उन्हें उसे मारने को कहता है, लेकिन अभी भी रूलर उससे माफी मांगता है। और जिस रूलर को शैडो मोनार्क ने पकड़ा हुआ है ना, फिर वो उसे सैल्यूट करता है। और जो सभी मोनार्क्स होते हैं वो चारों तरफ से वो उड़ रहे होते हैं और शैडो मोनार्क को सैल्यूट कर रहे होते हैं। और फिर हम लोग देखते हैं शैडो मोनार्क को, जिसने अपना भेष बदला हुआ है। और वो जिन्वो कहता है कि मैं कंफ्यूज था और एक सिंगल सोल्यूशन में नहीं आ पा रहा था, सो मैंने डिसाइड किया कि मैं कहीं छुप जाऊं अपने रिवेंज के लिए। और जब मैंने मोनार्क ऑफ व्हाइट फ्लेम्स को अपनी शैडोज के अंदर कन्फाइन किया था, तो मेरा प्लान था कि मोनार्क ऑफ व्हाइट फ्लेम्स पर मोनार्क ऑफ फैंग्स पर हमला करने का, मेरी बॉडी पूरी रिकवर होने के बाद। लेकिन जिस दौरान वो छुपा हुआ था, तब जो मोनार्क्स थे वो अपनी एनोनिमस अमाउंट में कॉम्बैट पावर्स को खो गए थे एंड रूलर्स के हाथों डिफीट हो गए थे। और हमें एसबॉर्न के थ्रू ये भी बताया जाता है कि जब वो फिर से उन मोनार्क्स के सामने रिअपेयर हुआ था, जो कि डायमेंशन गैप से बच के भाग गए थे, तो ड्रैगन किंग जानते थे कि अब टाइम आ चुका है अपनी कॉम्बैट पावर को बूस्ट करने का। और इसलिए उन्होंने उसके साथ फाइट करने के बजाय उसे खुशी से एक्सेप्ट किया। एंड देन फिर उन्होंने उस दुनिया को ढूंढा जहाँ पर वो अपनी न्यू आर्मी को बिल्ड कर सके। और फिर जिन्वो बोलता है, यू मीन अर्थ। और एसबॉर्न जवाब देता है, यस। मोनार्क्स का वहां आना मानवता के लिए अनप्रेडिक्टेबल था और जो तबाही थी वो होनी ही थी। और फिर जिन्वो को एक तबाही का मंजर दिखाया जाता है, जो कि पूरा डीमन कैसल के तरह ही था। और जिन्वो बोलता है उसे, क्या ये फ्यूचर में होने वाला है? तो एसबॉर्न जवाब देता है, नहीं, ये सब पास्ट में हो रखा है। और जिन्वो बोलता है, तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? और एसबॉर्न जवाब देता है, मोनार्क एग्जिस्ट करते हैं डिस्ट्रॉय करने के लिए और रूलर्स एग्जिस्ट करते हैं दुनिया को मेंटेन। एंड आफ्टर द डेथ ऑफ द एब्सोल्यूट बीइंग, जब उन्होंने फाइनली मोनार्क को ट्रैक डाउन करके अपने सोल्जर्स उधर भेजे थे, तो तब तक काफी लेट हो गया था, क्योंकि वहां पे सभी चीजें डिस्ट्रॉय हो गई थी। और इन सब मैस के बाद ना जो रूलर्स थे वो काफी गुस्से में आ गए थे। एंड देन फिर उन्होंने उस डिवाइस का यूज किया जिसके अंदर एब्सोल्यूट बीइंग की पावर्स कंटेन थी। और फिर हमें यहाँ पे एक कप दिखाया जाता है, जिस कप का नाम होता है कप ऑफ रिकार्नेशन, जिसको तुम सीधे सीधे काम ये समझ सकते हो कि ये समय को 10 साल पीछे ले जा सकता है। और रूलर से जो हो पाता उन्होंने वो सब किया था, लेकिन जो रिजल्ट था इस फाइट के बाद का वो सेम ही रहता। और इस पॉइंट पे रूलर समझ गए थे कि वो सभी को नहीं बचा पाएंगे, सो अल्टीमेटली उन्होंने डिसाइड किया था कि वो पॉपुलेशन के कुछ भाग को बचाएंगे, जिससे जो लाइफ है वो दोबारा कंटिन्यू हो पाए। और जिन्वो बोलता है, सो ऐसे हंटर्स का जन्म हुआ। और एसबॉर्न जवाब देता है, यस, उन्होंने उन बीइंग्स को क्रिएट करा जो कि उन दो ग्रेट फोर्सेस के बीच से बीच सर्वाइव कर पाए, और ऐसे वो मैनकाइंड को बचाना चाहती थी। और ये सब बातें सुनकर ना अब जो जिन्वो था उसे धीरे धीरे अपने सवालों के जवाब मिल रहे होते हैं। और फिर वो एसबॉर्न को कहता है, सो ये जो दुनिया है वो काउंटलेस टाइम डिस्ट्रॉय हो चुकी है। और एसबॉर्न जवाब देता है, यस, जो हायर बीइंग्स है वो टाइम के फ्लो के अगेंस्ट कुछ भी नहीं कर सकते हैं। और फिर एसबॉर्न जिन्वो को कप ऑफ रिकार्नेशन के बारे में बताता है, जहां पर वो उसे ये बताने की कोशिश कर रहा है कि जो मोनार्क्स है वो तब तक इस दुनिया को डिस्ट्रॉय करते रहेंगे जब तक जो कप ऑफ रिकार्नेशन है वो यूजलेस ना हो जाए। और फिर जिन्वो से बोलता है, सो तुम ये कह रहे हो कि कप ऑफ रिकार्नेशन की भी एक लिमिट है? और फिर एसबॉर्न बोलता है, कोई भी ऐसी चीज एग्जिस्ट नहीं करती है जिसके अंदर इन्फिनिट पावर हो, जस्ट लाइक
कैसे जो एब्सोल्यूट बीइंग थे वो अपनी क्रिएशन के थ्रू ही मारे गए थे, क्योंकि जो उनकी पावर्स थी वो खत्म हो गई थी। इसके बाद जो सवाल सभी के दिमाग में आता है वो जिन्वो के दिमाग में भी आया है, और वो एसबॉर्न से पूछता है कि कैसे जो एब्सोल्यूट बीइंग थे वो अपनी क्रिएशन के हाथों ही मारे गए, लेकिन एसबॉर्न उसकी बातों को जवाब देता है इस चीज में कोई फर्क नहीं है कैसे जो ह्यूमन से वो अपनी बनाई मशीन के थ्रू ही हर्ट और मारे जाते हैं, और हमें केवल फाइट करने के लिए बनाया गया था, और हमें इतनी इनफ पावर दे दी गई थी कि हम लोग क्रिएटर को ही ओवरथ्रो कर पाए। और जो मोनार्क से उन्होंने भी इस चीज से इंस्पिरेशन ली थी, लाइक जो रूलर्स है वो इस दुनिया को ताकतवर बना रहे, ह्यूमंस को पावर देके और उन्हें बीस्ट को मरवा रहे, जिससे जो मान है वो चारों तरफ दुनिया में फैल रहा है। और जो मोनार्क है उन्होंने ह्यूमंस की बॉडी को बोरो किया था इस दुनिया में आने के लिए, और जो उनकी आर्मी है ना वो रूलर की सोच से भी ज्यादा जल्दी पहुंच चुकी है इधर। लेकिन इस बात के अंदर भी ना एक एक्सेप्शन होता है, जो ड्रैगन किंग और शैडो मोनार्क थे उनके अंदर काफी एनोनिमस अमाउंट में पावर्स है, और इसीलिए उन्हें कोई होस्ट ही नहीं मिला जो कि उनकी पावर्स को हैंडल कर पाए, और इसीलिए वो अभी तक इस दुनिया के अंदर नहीं आ पाए। और तुम लोग सोच रहे होगे कि फिर जिन्वो के पास कैसे पावर्स आ गई, और यहाँ पर काम करता है एक स्किल मैग जो कि वन ऑफ द किंग के अंडर काम करा करता था, और वो एसबॉर्न के पास आता है और उसे ऑफर करता है कि वो उसके लिए एक परफेक्ट बॉडी ढूंढेगा, लेकिन इसके बदले इसके रिटर्न में उसे इमोर्टेलिटी चाहिए। और मैं तुम्हें एक चीज बताना भूल गया, जो ये मैग है उसे आर्किटेक्ट बुलाया करते थे, एंड फिर आर्किटेक्ट ने अपना काम शुरू कर दिया, और इसी दौरान जो एसबॉर्न था ना उसकी नजर पड़ते जिन्वो पे, जिसने आर्किटेक्ट के बनाए हुए सिस्टम के रूल्स को ही ओवर स्टेप कर दिया, आई मीन उनसे आगे निकल गया। और अब आर्किटेक्ट जिन्वो को बोलता है कि तुम कमजोर थे, तुम बार बार मौत के काफी करीब थे, लेकिन तुम हमेशा अपनी जान बचाए लेते, और मैं तुम्हें देखता, और आर्किटेक्ट के डिसअप्रूवल करने के बाद भी मैंने तुम्हें चूज किया। और एसबॉर्न उसे बोलता है लेट मी से वन मोर टाइम, मैं तुम्हारे स्ट्रगल्स का रिकॉर्ड हूँ, मैं एविडेंस हूँ तुम्हारे रेजिस्टेंस का, मैं रिवॉर्ड हूँ तुम्हारे पेन का। और अपने फादर का चेहरा देखने के बाद ना बंदा थोड़ा इमोशनल भी हो जाता है, एंड देन हमें आखिर में पता चलता है जो एसबॉर्न है वो ही जिन्वो है, और जो जिन्वो है वो ही एसबॉर्न है। और अब आखिर में ना जो एसबॉर्न होता है वो जिन्वो को एक चॉइस देता है, या तो वो इसी डोमेन के अंदर है जहाँ पे वो कुछ भी कर सकता है, या तो दूसरा वो बाहर जाए, रियलिटी को फेस करे और अपने दुश्मनों का सामना करे। और अब जिन्वो जवाब में उसे बोलता है कि उसने कहा था कि उसने डिसीजन ले लिया, लेकिन वो रूलर्स के साथ खड़ा नहीं था, तो वो क्यों डिफरेंट वर्ल्ड यानी मोनार्क के साथ चले गया था। और अब एसबॉर्न जवाब देता है क्योंकि वहाँ पे मेरे लिए कोई भी जगह नहीं थी, और जिन्वो भी बोलता है मेरा भी यही सेम आंसर है, आई डोंट बिलोंग हेयर। और आखिर में हम लोग एक शानदार सा जिन्वो और एसबॉर्न का फेयरवेल देखते हैं, एंड लास्ट में जिन्वो बोलता है अराइज, और इसी के साथ अपना एपिसोड खत्म हो जाता है। और आज के एपिसोड के अंदर तुम्हें काफी कुछ पता चल गया होगा। और गाइज आज की इस वाली वीडियो के अंदर ना हमें पूरे सोलो लेवलिंग की हिस्ट्री के बारे में पता चला है, और आखिर में हमने देखा है कि जो जिन्वो है वो फिर से अब बैटल के अंदर उतरने वाला है। और क्या तुम एक्साइटेड हो अगले एपिसोड के लिए? अपना ओपिनियन कमेंट में बता देना। तो अब मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तो अभी के लिए टाटा बाय बाय सायोनारा।